हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 327 से लगा करके आईपीसी की धारा 333 तक के बारे में। यह टॉपिक जो है 319 से चालू होकर के 338 पे ख़त्म होता है, लेकिन हम पूरा टॉपिक एक साथ कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कुछ भागों में विभाजित करके और कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 327 से लगा करके आईपीसी की धारा 333 के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 327। क्या कहती है आईपीसी की धारा 327? ये कहती है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए, उद्यापित मतलब उद्यापन हमने पढ़ लिया है, उद्यापन मतलब कि अवैध वसूली, अवैध रूप से कोई वसूली करता है उसको हम उद्यापन या उद्यापित कहते हैं। तो संपत्ति उद्यापित करने के लिए यानी कि संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपहति कारित करना। यानी कि उपहति का मतलब होता है चोट पहुंचाना, यानी कि साधारण चोट पहुंचाना। यानी कि किसी को चांटा मार दिया और चांटा मारते हुए ये कहा कि ये जो है चीज़ जो भी तेरे पास है, जो संपत्ति तेरे पास है वो मुझे दे दे, या ला तेरे जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं, ला मेरे को दे, और चांटा मारते हुए उससे छुड़ा लिया या धक्का दे करके उससे छुड़ा लिए। इस प्रकार का यदि कोई कृत्य किया है तो उसको बोलेंगे संपत्ति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छाया घोर उपहति, मतलब घोर नहीं है, उपहति के लिए यानी साधारण उपहति कारित करना यानी साधारण चोट पहुंचाना। या फिर क्या है, अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए। ऐसा कोई भी अवैध कार्य हो जिसको कराने के लिए, जैसे उसको पकड़ लिया, चांटा वगैरह मार दिया, धक्का दे दिया, या इस प्रकार का कुछ कह दिया, बाल पकड़ के खींच दिए और कहा कि ये काम तेरे को करना पड़ेगा, और ऐसा कोई अवैध काम जैसे पकड़ लिया और कहा कि जा चोरी करके ला, बच्चे को या किसी को इस तरह से, और चोरी करके नहीं लाया तो उसको मारा पीटा इस तरह से, या चोरी करने के लिए उसको मजबूर किया कि जाओ चोरी करके लाओ, या इस प्रकार का कोई अवैध कार्य करवाने के लिए उसके साथ साधारण मारपीट करना, ये आता है धारा 327 के अंतर्गत। या तो अवैध वसूली करना, जबरन वसूली करना, या फिर अवैध कार्य करवाना। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, इस धारा के अंतर्गत क्या सजा होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, उपहति यानी कि चोट कारित करेगा, उपहत व्यक्ति यानी कि जो चोटिल व्यक्ति है उसकी बात है, यानी जिसको चोट लगाई गई है, चोट पहुंचाई गई है, उससे हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति में रजिस्ट्री वगैरह आते हैं, कोई दस्तावेज वगैरह उसमें आते हैं, वसीयत वगैरह जो भी है, तो मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए यानी कि जबरन छुड़ा ली जाए। उपहत व्यक्ति, उपहत यानी कि जो चोट लगी है जिसको, या जिसको मारा है उसको, उपहत व्यक्ति को या उससे संबद्ध व्यक्ति को किसी ऐसी बात जो अवैध है, ऐसी बात को करने के लिए या कराने के लिए उसको मजबूर करना। यदि कोई इस तरह का काम करता है तो क्या है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी कि जुर्माना भी लगेगा और 10 साल तक की सजा भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। हाँ, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 328 के बारे में। अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। यानी कि धारा 328 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आशय से किसी व्यक्ति को विष दे देता है। अब विष का मतलब ये नहीं है कि वो जान से ही उसको मार देगा, जान से भी मार सकता है, बेहोश भी कर सकता है। मान लो चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा, वहाँ पर जो लोग सो रहे थे उन सबको जो है ऐसी दवाई सूंघा दी कि वो सभी बेहोश रहे, इस प्रकार से। या किसी व्यक्ति को जो है नींद की गोलियां दे देना, यानी कि कोई अपराध करने के लिए किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को विष देना, ये इस धारा के अंतर्गत आता है।
अब अपराध कोई सा भी हो सकता है और विष कोई सा भी हो सकता है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए, यानी उसको चोट पहुंचाई जाए, या अपराध करने के लिए, या तो चोट पहुंचाने के लिए या अपराध करने के लिए, या किए गए को सुकर बनाने के लिए, यानी कि जो भी वो काम करना चाहता है उसको वो सरल बनाने के लिए। मान लेते हैं चोरी करना चाहता है, तो अब घर मालिक जब तक रहेगा तब तक वो चोरी नहीं करने देगा, इसलिए उसको जो है बेहोशी की दवा सुंघा दी, तो ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके ऐसा। या यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा उपहति कारित करेगा, यानी कि चोट पहुंचाएगा कोई विष यानी कि जहर, या जड़िमाकारी यानी कि बेहोश कर देने वाली कोई दवा, जड़िमाकारी नशा करने वाली या अस्वास्थिक औषधि, यानी कि अस्वास्थ्यकर औषधि, समझ गए होंगे, या अन्य चीज व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा दिलाया जाएगा, यानी कि जबरन उसको जो है इस प्रकार का विष वो देगा या दिलाएगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि 10 वर्ष तक के कारावास से उसको सजा हो सकती है और जुर्माना तो उसको लगेगा ही सही। दोनों में से किसी भी भांति का, यानी कि या तो सश्रम कारावास हो सकता है या साधारण कारावास हो सकता है। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं, यदि आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो रनिंग में चल रहा है, आप इस वीडियो को देखते जाएं, इसके बाद आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 329 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 329? संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए उसको मजबूर कर देना कि वो ऐसा अवैध कार्य करे, और क्या करना उसके साथ? घोर उपहति कारित करना। हमने धारा 327 में पढ़ा था उपहति कारित करना, यानी कि संपत्ति को उद्यापित करने के लिए, यानी कि संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या कोई अवैध कार्य करवाने के लिए उसको चोट पहुंचाना। लेकिन यहाँ धारा 329 में गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित मामला है सब पूरी बातें वही, लेकिन यहाँ पर गंभीर चोट की बात आ जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा करके उसकी संपत्ति ले लेना या जबरन वसूल कर लेना, अवैध रूप से संपत्ति को छुड़ा लेना, उसको गंभीर रूप से चोटिल करके। और ऊपर हमने पढ़ा था 327 में साधारण मारपीट के द्वारा, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गंभीर चोट के माध्यम से। तो क्या है? संपत्ति उद्यापित करने, उद्यापित मतलब अवैध वसूली करने, संपत्ति की अवैध वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करवाने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना और स्वेच्छा से पहुंचाना। ये धारा 329 कहती है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करेगा, यानी कि आशय के साथ गंभीर चोट पहुंचाएगा कि उपहत व्यक्ति या उससे हितवद्ध व्यक्ति यानी उसका कोई मिलने वाला रिश्तेदार वगैरह है ना, ऐसा हितवद्ध व्यक्ति से या तो वो अवैध रूप से संपत्ति प्राप्त करेगा या किसी अवैध कार्य को करने के लिए मजबूर करेगा, तो क्या? तो वह जो है आजीवन कारावास से, हमने वहां पर पढ़ा था 10 वर्ष का कारावास, लेकिन यहां पर क्या है? आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से तो वो दंडित किया ही जाएगा, यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा वो भी हो सकता है, और जुर्माना प्लस में होना ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 330 के बारे में। आईपीसी की धारा 330 क्या कहती है? संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तित कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। यानी कि संस्वीकृति का मतलब क्या है? यानी कि किसी को जो है अपराध कबूल करने के लिए विवश करना। अब ये काम कौन करता है? ये होता है काम पुलिस कस्टडी में, पुलिस वाले करते हैं ये काम।
पुलिस वाले किसी से जबरन अपराध कबूल करवाते हैं और कहलवाते हैं कि हाँ बोल के मैंने ही मारा है, बोल के मैंने ही चोरी की है, इस प्रकार का, तो उससे संबंधित यहाँ पर धारा 330 में विवरण दिया गया है। यानी कि इसको हम थोड़ा से उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति से जुर्म कबूल करवाता है, अपराध को, वो अपराध की संस्वीकृति मतलब कबूल करवाना, यानी अपराध की संस्वीकृति करवाता है, तो या फिर जो है उसको इस प्रकार के काम करवाता है। और दूसरे उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। तो हमने पुलिस वालों का उदाहरण ले लिया, पुलिस वाले कस्टडी में व्यक्ति से अपराध कबूल करवाते हैं, जो गलत है, धारा 330 के अंतर्गत वो दंडनीय है इस बात के लिए। और हम बात कर लेते हैं क्या, कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जबरन किसी से पैसे वसूल करता है या संपत्ति को हस्तांतरण करने के लिए जबरन प्रयास करता है, वो भी धारा 330 के अंतर्गत आता है। मान लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति का जो है, आपका मकान मालिक है, उसको किराया देना है और वो जबरन आपसे किराया मांग रहा है, और किराया मांगने के लिए वो क्या कर रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर बात की जा रही है ना। इसी प्रकार से पुलिस वाले भी चोट पहुंचा रहे हैं आपसे जबरन अपराध कबूल करवाने के लिए। तो इस प्रकार से जो चोट पहुंचाने की बात है, यहाँ पर वो बात है, ठीक है। तो स्वेच्छा से उपहति कारित करना काय के लिए, या तो अपराध कबूल करवाने के लिए या संपत्ति को वसूल करने के लिए, है ना। तो समझ गए होंगे। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, धारा 330 जो कानूनी लैंग्वेज में लिखा है। कानूनी लैंग्वेज कम समझ में आती है, लेकिन हमने समझ लिया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखते हैं अपन। संस्वीकृति मतलब के कबूल करवाना, उद्यापित मतलब अवैध वसूली, यानी कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यार्पण, मतलब कि उसको जो है हमारे हाथ में दे दो संपत्ति, इस प्रकार की बातें करना। प्रत्यार्पण करवाने के लिए स्वेच्छा या उपहति कारित करना, यानी कि आशय के साथ, स्वेच्छा के साथ चोट पहुंचाना। साधारण चोट की बात है यहाँ पर। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा या उपहति कारित करेगा, या उपहत व्यक्ति मतलब चोटिल व्यक्ति, जिसको चोट लगी है वो, उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, यानी कि उससे संबंधित यदि कोई व्यक्ति है, उसका नातेदार, रिश्तेदार या कोई भी, है ना, हितबद्ध व्यक्ति से कोई संस्वीकृति यानी कि मैंने समझा दिया कि उसको जो है एक्सेप्ट करवाना, स्वीकृत करवाना, या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या औचार का पता चले उद्यापित की जाए, यानी कि जबरन जानकारी ली जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए। काय के लिए मजबूर किया जाए, कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति तो समझ ही गए होंगे, मूल्यवान प्रतिभूति में रजिस्टर्ड दस्तावेज वगैरह आते हैं हमारे, विक्रय पत्र, रजिस्ट्री, दान पत्र, वसीयत वगैरह, ये जो है मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, प्रत्यावर्तित मतलब के हस्तांतरण करे, हमको दे दे, मतलब इस तरह से हस्तांतर करे या करवाए, या किसी दावे या मांग, पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यार्पण कराया जा सके, प्रत्यावर्तन कराया जा सके, यानी कि ऐसी कोई जानकारी उससे लेना जिससे कि संपत्ति को हड़पा जा सके, इस तरह से। तो क्या है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई पुलिस वाला मतलब जो है पुलिस कस्टडी में जबरन आपसे जो है अपराध कबूल करवाता है, तो आप किसी पुलिस वाले पे यदि कार्रवाई करें तो उसको 7 साल तक की सज़ा करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को समझा। अब हम आगे बात करते हैं, धारा 330 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं धारा 331 के बारे में। क्या कहती है धारा 331? धारा 330 और धारा 331 में कोई अंतर नहीं है। पिछली हमने जो पढ़ा है और आगे जो हम ये पढ़ रहे हैं, धारा 330 को हमने पढ़ लिया है, जबरन वसूली, पुलिस वालों के द्वारा जबरन जो है संस्वीकृति करवाना। लेकिन धारा 331 में क्या दिया है सारी बातें वो का वही,
लेकिन वहां पर जो है धारा 330 में उपहति कारित करने का है, यानी कि साधारण चोट पहुंचाने का है, और धारा 331 में जो है घोर उपहति कारित करने का, यानी कि गंभीर चोट पहुंचाने का है। यानी कि कोई व्यक्ति गंभीर चोट पहुंचा करके इस प्रकार का कृत्य करता है जो धारा 330 में मैंने बताया है। यानी कि गंभीर चोट पहुंचा करके कोई कबूली करवाता है, किसी अपराध को कबूल करवाना, या संपत्ति का प्रत्यावर्तन आप समझ गए होंगे कि हड़पना, मतलब संपत्ति को हड़प लेना या अपने कब्जे में ले लेना, इस प्रकार से। तो यदि आप समझ गए तो इसको फिर हम आगे पढ़ते हैं। संयुक्त स्वीकृति उद्यापित करने के लिए वही की वही सारी बातें लिखी हैं जो धारा 330 में लिखी थी, के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करवाने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। यहाँ पर घोर उपहति शब्द अकेला बड़ा हुआ है, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप इस धारा को समझ गए होंगे कि कोई पुलिस वाला यदि गंभीर चोट पहुंचा करके आपसे कोई अपराध कबूल करवाता है, या कोई अन्य व्यक्ति आपकी संपत्ति को जो है गंभीर चोट पहुंचा करके हड़प करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत आता है। अब इस धारा में सजा कितनी होगी? देखो, मामला थोड़ा गंभीर है, उसमें साधारण चोट थी, इसमें गंभीर चोट है, तो मामला यदि गंभीर है तो सजा भी गंभीर हो सकेगी। कितनी हो सकेगी? तो इसमें लिखा हुआ है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी। वहां पर हमने देखा था 7 साल का था, तो जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी लगेगा और 10 वर्ष तक की सजा भी उसको होगी। अब हम बात करते हैं धारा 332 के संबंध में। क्या कहती है धारा 332? लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। यानी कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है, यहाँ पर क्या है, हिंदी बहुत टिपिकल होती है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसको और सरल करके बता रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लोक सेवक कौन होता है? कोई पुलिस वाला, कोई टीचर का मतलब जो सरकारी जितने भी लोग हैं, टीचर प्राइवेट टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी टीचर, यानी कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि शासकीय सेवा में है, सरकारी कर्मचारी जो व्यक्ति है उसको हम लोक सेवक बोलते हैं। तो लोक सेवक को, यानी कि किसी सरकारी आदमी को कोई व्यक्ति क्या करता है, उसके कर्तव्य के समय, यानी कि वो ड्यूटी पर है उस समय, यदि कोई उसको डराता है, धमकाता है, या डराता धमकाता नहीं है, मतलब उसके अंदर भय पैदा करके स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यानी कि उसको चोट पहुंचाता है, डराने धमकाने के आशय से उसको चोट पहुंचाता है, ताकि वो जो है अपने कर्तव्य को ना कर सके, अपनी ड्यूटी को नहीं कर सके। आपने इस मामले में देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम में जो है कुछ लोग जो है डॉक्टरों पर और पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे थे। ये बिल्कुल उसी प्रकार का अपराध आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और जो है पुलिस वाले वो सरकारी कर्मचारी थे, और जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर, वो लोग इस प्रकार का अपराध कर रहे थे, उनको डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना कर्तव्य ना निभा सकें, अपनी ड्यूटी वो पूरी तरह से ना कर सकें। तो हम देख लेते हैं इसमें लोक सेवक जो है किस प्रकार का, पूरी तरह से हम समझते हैं इसको। क्या है? लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए, यानी कि लोक सेवक को डराने के लिए, सरकारी कर्मचारी को डराने के लिए जो है उसको साधारण चोट पहुंचाना। अच्छा, वो जो पत्थर फेंक रहे थे वो साधारण चोट ही पहुंचा रहे थे, गंभीर चोट का मामला वहां पर नहीं है। क्या है? अब देखते हैं, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, यानी कि अपनी ड्यूटी पर हो वो, अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे, यानी कि उसको डराए धमकाए या उसको रोक दे,
उसका काम करने से, उसकी ड्यूटी करने से रोक दें, अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए गए या किए जाने से प्रत्यत किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा। उपहति कारित करेगा यानी कि वो अपने ड्यूटी पर है, लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर है और ये उसको रोक रहे हैं, जो व्यक्ति रोक रहे हैं वो अपराधी है, तो ये जो रोक रहे हैं या उसको जो है चोट पहुंचा रहे हैं, पत्थर वगैरह मार रहे हैं, तो ऐसे समय में उनको कितनी सजा होगी यहाँ पर ये बताया गया। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 332 के बारे में आप समझ गए होंगे कि लोक सेवक को यदि कोई हानि पहुंचाता है उसकी ड्यूटी पर, तब ऐसे समय में वो धारा 332 के अंतर्गत अपराध करता है। अब हम बात कर लेते हैं लोक सेवक ने अपने कर्तव्य, अच्छा इसमें जो 2 पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं, कौन कौन सी 2 शर्तें इसमें आवश्यक हैं, 2 तथ्य कौन कौन से होने चाहिए धारा 332 के अंतर्गत। क्या है? लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन में, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको ड्यूटी करने में, एक लोक सेवक के रूप में यानी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य किया जाना, ना कि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से यदि उपस्थित है, भले वो सरकारी कर्मचारी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, तब ये धारा 332 लागू नहीं होगी। यानी कि उसका ड्यूटी पर होना आवश्यक है, भले वो लोक सेवक हो और ड्यूटी पर नहीं है तो ये धारा लागू नहीं होगी। और क्या है? उपहति कारित करने का आशय लोक सेवक या उसके कर्तव्यों के निष्पादन से निवारित करने के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो चोट पहुंचाने का जो काम है वो ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो अपनी ड्यूटी से, जो अब वो खुद की ड्यूटी ना कर सके, ऐसा करने के लिए उसको चोट पहुंचाना, ये दोनों तत्व इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 333 के बारे में। धारा 333 और ऊपर दी गई धारा 332 में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि ऊपर धारा 332 में साधारण चोट के बारे में बताया गया है और धारा 333 में गंभीर चोट के बारे में बताया गया है। वही सरकारी कर्मचारी है, वही चोट पहुंचाना, उसके कर्तव्य पे चोट रहते हुए कोई व्यक्ति उसको गंभीर चोट पहुंचाए तो धारा 333 लागू होती है। हम फिर पढ़ते हैं इसको। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। घोर उपहति यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना। तो आप समझ गए होंगे, इसको पढ़ लेते हैं एक बार तो टोटल क्लियर हो जाएगा। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से उस व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति जो लोक सेवक को लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य से निर्वहन करने के लिए निवारित करेगा यानी कि रोकेगा उसको, या भयोपरत करेगा यानी कि उसको डराएगा धमकाएगा और उसको गंभीर चोट पहुंचाएगा, तो लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य को विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने का प्रयत्न किसी बात के परिणाम स्वरूप, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से जो है रोक दिया गंभीर चोट पहुंचा करके, तो क्या होगा? यदि कोई गंभीर चोट पहुंचाता है ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो अपनी ड्यूटी पर है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होना चाहिए? जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और साथ में ही जो है जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि 10 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से, यानी कि दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। हमने कहाँ पर देखो, धारा 332 में साधारण चोट पहुंचा करके कोई सरकारी कर्मचारी को रोकता है तो 3 वर्ष का कारावास, लेकिन यदि कोई गंभीर चोट पहुंचा करके किसी लोक सेवक को, सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य करने से यानी अपनी ड्यूटी करने से रोकता है तो उसको कितनी सजा बताई? यहाँ पर 10 वर्ष तक का कारावास बताया।
10 वर्ष से अधिक का कारावास उसको नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने धारा 333 के बारे में पढ़ा। अब यदि देख लेते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया है। एक उदाहरण हम धारा 333 का देख लेते हैं कि किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने को धारा 333 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। क्या है इस मामले में? एक मामला है यहाँ पर, वो हम पढ़ रहे हैं। तो वो मामला क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मामला क्या था कि एक मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को जो है सज़ा सुना दी थी। अब सज़ा सुना दी थी तो वो जो है जो अभियुक्त था वो बाद में जब छूटा तो उसने क्या किया कि जज साहब जब ट्रेन में जा रहे थे तो उनको जो है वो गंभीर चोट पहुंचाई। तो क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने धारा 333 के अंतर्गत अपराध किया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले सभी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, आने वाले और पिछले वाले, मैंने आईपीसी की एक जो है प्लेलिस्ट तैयार की है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपके आगे के वीडियो भी दिए हैं और पीछे के वीडियो भी दिए हैं। यानी कि प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी आईपीसी दी हुई है। यानी कि धारा 1 से लगा करके 511 धारा तक हैं आईपीसी में, वो सारी धाराएं उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। कुछ धाराओं पर वीडियो बन चुके हैं और कुछ धाराओं पर वीडियो बनना शेष हैं। तो हो सकता है कि आपको अधूरी या पूरी जो है प्लेलिस्ट मिल जाए, तो आप उस लिस्ट में से आईपीसी का अध्ययन करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।